जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के संपर्क में आती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से बाहर निकाल देती है और स्वयं का लवण बनाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर रही है, यानी उसमें से बाहर निकाल रही है, बाहर हटा रही है, दूर कर रही है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित मतलब उसको हटा देती कर स्वयं का लवण बना लेती है, स्वयं का लवण बना लेती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से, किसके लवण में से? कम अभिक्रियाशील धातु के लवण में से विस्थापित कर देती है और स्वयं का लवण बना लेती है। उदाहरण के लिए देखिए, इससे और ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लिया कि कॉपर सल्फेट का लवण है और इसमें हम आयरन यानी लो धातु डाल देते हैं। आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? आयरन। और कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर। और कम अभिक्रियाशील धातु का ये क्या हो गया? लवण। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो कम अभिक्रियाशील का लवण होना चाहिए और अधिक अभिक्रियाशील धातु होनी चाहिए, और इसके लवण से विस्थापित करके क्या बना लेती है? स्वयं का लवण बनाती है, यानी FeSO4 बनाएगी और कॉपर अलग। आप देखिए, इसने इसको हटा दिया और स्वयं का लवण बना लिया और कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो गई, बाहर आ गई। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं, और ये किस प्रकार से आएगा प्रश्न? यूं भी आ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दो। तो पहले हम 2-3 उदाहरण दे लेते हैं और फिर इन उदाहरणों के आधार पर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो वो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो भी इसके बाद करेंगे। इसी प्रकार से मान लिया कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डालें तो क्या होता है? यहां पर भी ये विस्थापन है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर मतलब तांबा। तो ये क्या बनाएगा? स्वयं का लवण बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह से मान लिया कि कॉपर को हम सिल्वर के किसी उसमें, सिल्वर मतलब चांदी,
ये लेस अभिक्रियाशील होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। तो इसमें डालें तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में मान लिया डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस प्रकार से इसको भी आपने संतुलित करना है। इस प्रकार से अधिक अभिक्रियाशील जो है कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। अब ये प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन जो है, लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को संचित किया या रखा, कुछ भी संचित किया या रखा, कुछ दिनों पश्चात बर्तन में छेद हो गए। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा, क्यों, या सीधा ही के कॉपर सल्फेट को लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, यूं भी हो सकता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, उत्तर में आप लिखेंगे लो तांबे से, तांबा मतलब कॉपर, अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिसके कारण लोह ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर यानी तांबा को विस्थापित कर दिया, तथा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना लिया। अतः लोह कॉपर सल्फेट में घुल गया, कॉपर सल्फेट में घुलने के कारण उसमें छेद हो गई। और साथ में आपने इसमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, मतलब लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोह अधिक
अभिक्रियाशील है और लोहे का अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसने क्या किया, वो कॉपर सल्फेट में घुल गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया और स्वयं क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट बनाने के कारण यानी उसमें लोहे के घुलने के कारण उसमें छेद हो गए। जब जिस बर्तन में रखा हुआ है वो बर्तन लोहे का है, लोहा उस कॉपर सल्फेट में घुलता जा रहा है, तो क्या होगा, अंत में लोहे की दीवारों में यानी उस बर्तन की दीवारों में छेद हो जाएंगे घुलने के कारण, तो उसमें से उसकी लीकेज हो जाएगी, वो बह जाएगा। तो क्या अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। ये लोहे का बर्तन है, उसमें क्या डाला है, कॉपर सल्फेट, और लोहा इसमें घुल रहा है क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, इसको विस्थापित कर रहा है कहने का मतलब, और क्या बना रहा है, FeSO4 और प्लस क्या आ रहा है, कॉपर। तो इस प्रकार से ये घुलने के कारण इस लोहे के बर्तन की दीवारों में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से आ सकता है कि एक कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में रख दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में रखने के पश्चात हम देखते हैं कि उसका रंग बदल गया है। क्यों, क्योंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, उसने क्या किया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बना लिया, इस कारण उसका रंग बदल गया। इसी तरह ये हो सकता है कि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट में रखने पर क्या होगा, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट में रखने पर जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ये इसको विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यही रहेंगी और इन्हीं को आपने, इन रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया लिख दी तो आपका पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या कहा है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से या उसके घोल में से उसको विस्थापित कर देती है और स्वयं का लवण बना लेती है। द्विविस्थापन है तो इसका मतलब दो दोहरा विस्थापन होगा यहाँ पर। तो ये दो लवणों के बीच में होती है, दो लवणों में होती है और उनके आयन आपस में बदल जाते हैं। एक पिछली में एक लवण और एक धातु थी, यहाँ पर दोनों ही लवण होंगे और उनकी धातुएं आपस में बदल जाएंगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो लवणों में आयनों का आपस में विस्थापन होता है। विस्थापन होता है अर्थात कहने का मतलब यह है दोनों लवणों में धातु आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तथा नए लवण बनाते हैं।
मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो लवण आपस में एक दूसरे के आयनों को विस्थापित करके नए लवणों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक लवण तो ये लिया, और दूसरा बेरियम क्लोराइड। दूसरे लवण का नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। इसके धातु आयन यानी कि इसका सोडियम ब्रोमीन को विस्थापित करेगा और ब्रोमीन सोडियम को विस्थापित करेगा। ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे आ जाएंगे। तो क्या होगा? सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया और बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, तो आपस में विस्थापन हो गया दोनों लवणों का। तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट घुलनशील नहीं होता है, इसके घुलनशील पदार्थ बनता है, इसलिए नीचे बैठेगा। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट बनेगा। सोडियम क्लोराइड नमक, साधारण नमक जो होता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी जिसमें दो लवण आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करके आयनों को बदल देते हैं, उसका आयन उसके साथ, उसका आयन उसके साथ, यानी आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। तो दोहरा विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम इधर चला गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम इधर आ गया, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। इसको अगर हम संतुलित करें तो ये यहाँ से संतुलित हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता क्रम किसे कहते हैं? अभिक्रियाशीलता क्रम किसे कहते हैं? धातुओं का घटते हुए अभिक्रियाशीलता क्रम में रखना, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को ऊपर, उससे कम अभिक्रियाशील उसके नीचे, उससे कम अभिक्रियाशील उसके नीचे, इस प्रकार से घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में धातुओं को व्यवस्थित करना, इसे हम अभिक्रियाशीलता क्रम कहते हैं। धातुओं को घटते हुए अभिक्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित करना, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ऊपर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सबसे नीचे रखी जाती है। उसे अभिक्रियाशीलता क्रम
अथवा क्रियाशीलता क्रम कहते हैं। क्रियाशीलता क्रम कहते हैं। देखिए यहां पर धातु का नाम और यहां क्रियाशीलता। सबसे पहले हम रख सकते हैं पोटेशियम। ये पोटेशियम का है, पोटेशियम है ये, के पोटेशियम यानी कि अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। उसके नीचे सोडियम Na, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम Mg, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन Fe, लो, यहां रखेंगे आप हाइड्रोजन, हिंदी में लिख लेना कोई बात नहीं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम Pt। और ये घटता हुआ अभिक्रियाशीलता क्रम, घटता हुआ क्रियाशीलता क्रम। अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील और ये सबसे नीचे प्लेटिनम यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील, इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील। इसको आप पूरा कर लेना, अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। इस तरह से धातुओं को घटते हुए अभिक्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित करना, इसे हम क्रियाशीलता क्रम कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने पहले उसको ये बताना है और उसके नीचे ये चीज़। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी धातु को ऊपर नीचे नहीं करना है, जहां पर जिसका स्थान है वहीं पर। मान लिया आपको ये लग गया कि जिंक और लो में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो एक को आप हटा दीजिए, कम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने इसमें एल्यूमिनियम नहीं दिया, जबकि एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं, भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से मतलब किसी का क्रम उल्टा मत रख देना। जैसे हम जिंक को मैग्नीशियम के ऊपर रख दें, वो गलत है। अगर आपको मैग्नीशियम और जिंक में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन अभिक्रियाशील है कौन कम अभिक्रियाशील है, तो आप उस दोनों में से हटा के एक को लिख दीजिए, लेकिन गलत क्रम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से धातुओं को व्यवस्थित करना घटते हुए अभिक्रियाशीलता क्रम में, जिसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा जाता है। ऐसे अभिक्रियाशीलता क्रम को हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से धातुओं को व्यवस्थित करना अभिक्रियाशीलता क्रम कहलाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया और करते हैं बीच में, उदासीनीकरण। ये उन पांचों में से नहीं है, लेकिन बीच में हम इसको और कर लेते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के बीच में होती है और लवण बनाती है और इसके साथ जल बनता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण बनाते हैं तथा साथ में जल बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण एक ही बात है, कहते हैं। हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और अम्लीय पदार्थ, अक्षार या क्षारीय पदार्थ अभिक्रिया करेंगे और सदैव दो ही चीजें बनेगी, लवण बनेगा और जल बनेगा। हमेशा लवण और जल बनेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा। यह क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इनकी प्रकृति है। पदार्थ जो है या अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे या उदासीन होंगे। तो ये अम्ल है, यह क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनता है लवण यानी सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। प्लस बनेगा जल। आपको बताया था कि लवण और जल दो ही चीजें बनती हैं जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एक और ले लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही अभिक्रिया करवा दो, कोई वो नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे सिलेबस में यही ज़्यादा आता है, इसलिए इसी का नाम। और लवण बनेगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्योंकि इसके साथ SO4 है, इसके साथ Cl था, तो Cl जुड़ गया, इसमें SO4 जुड़ेगा। सोडियम सल्फेट। आप अच्छी तरह से इस बात को ध्यान रख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम सल्फेट का Na2SO4। धीरे धीरे जो आ रहे हैं उनको याद करते रहिए। और साथ में बनेगा जल, ये पता ही है आपको। तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षार के बीच में होती है, जिसमें लवण और जल बनते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।